नमस्कार आप सबको, स्वागत है आपका क्रिस्टोस क्लासेस के इस चैनल पे। जैसा कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास 11 की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जो कि हमारा लेखन कला और शहरी जीवन है। इसका हमारा पार्ट 1 होने वाला है। पार्ट 2 हम इस वीडियो के बाद में लेके आएंगे, राइट। तो जैसे ही अपलोड हो जाएगी उसके नेक्स्ट से हमारा सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि क्रिस्टोस क्लासेस के नाम से है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें डिटेल नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विजेज एंड फॉर अदर कंटेंट, यू कैन विजिट ऑन आवर ऑफिशियल वेबसाइट nimpressclasses.in। तो यहाँ पर हम यहाँ पे कुछ मुख्य बिंदु यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर से संबंधित है। मतलब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या और क्यों मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। देखिए, मेसोपोटामिया जो है विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। चलिए, अब आप बोलेंगे कि सर मेसोपोटामिया ही नहीं, हड़प्पा सभ्यता भी है, चीन की सभ्यता भी है, मिस्र की सभ्यता भी है, इन सब के बारे में हम इतना क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो इसके लिए भी रीजन है, क्योंकि सबसे पहले हम शहरीकरण के बारे में बात करें। आपने शहरों के बारे में सुना होगा ना, कि शहर जैसे दिल्ली, कलकत्ता, ठीक है, तो यहाँ पे मुंबई हो गया, मद्रास हो गया। तो यहाँ पे जैसे हम बात करें कि ये सारी जो जगहें हैं ये सारी शहरीकरण में आते हैं, सारे शहर हैं। तो शहर का मतलब क्या होता है? शहर जैसे हम बात करें कि आवाजाही हो, माल का जो आदान प्रदान हो, आयात निर्यात हो, या फिर सिंपल वे में बात करें कि जहां पर व्यापार ज्यादा मात्रा में किया जाता हो, ठीक है, वो शहरीकरण में आ जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई इसमें रहन सहन के परिवर्तन आ जाते हैं। गांव के कंपैरिजन में देखें और शहर के कंपैरिजन में देखें, दे बोथ आर डिफरेंट विद ईच अदर, राइट। तो यहाँ पे हम जो मुख्य बिंदु हम बात करें, जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता जो है, ये ही सबसे पहली सभ्यता है गाइस, जहां पर सबसे पहले आप बोल सकते हो कि शहरीकरण का विकास हुआ था। साक्षरता दर हमारे को यहाँ पे मिलती है, मतलब पढ़ाई लिखाई के बारे में भी हमारे को मिलती है यहाँ पे। जैसे खगोल विद्या वगैरह हो गई है ना, गणित वगैरह हो गई, इन सब की जानकारी जो है मेसोपोटामिया में भी हमारे को मिलती है। उसके बाद हम बात करेंगे मेसोपोटामिया सभ्यता की जो भौगोलिक स्थिति थी, मतलब वहाँ का भूगोल किस प्रकार था। वहाँ पे स्टेपीज के मैदान हम बात करेंगे, पर्वत के बारे में बात करेंगे, नदियों के बारे में बात करेंगे। ये सारी की सारी जानकारी हम इसमें लेंगे। फिर हम बात करेंगे शहरीकरण। अभी हमने बात की मेसोपोटामिया एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां पर शहरीकरण का सबसे पहले विकास हुआ था। सबसे पहले जो विकास हुआ था वो कहां पर हुआ था? शहरीकरण में हुआ था। और शहरीकरण के बाद जैसे हमने बात की, कोई भी जगह शहरीकरण में कन्वर्ट हो जाती है तो वहां पे माल की आवाजाही जो है वो भी शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है? माल की आवाजाही जो है वो भी शुरू हो जाती है। लेखन कला का सबसे पहले विकास कहाँ पर हुआ था? मेसोपोटामिया में हुआ था। लेखन प्रणाली किस प्रकार थी और जो लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे उनकी नॉलेज किस प्रकार थी, या फिर नॉलेज गेन कैसे करते थे, और पढ़ने के बाद उनकी स्थिति किस प्रकार हुआ करती थी। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, जो लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे या फिर जिनके पास नॉलेज हुआ करती थी, वो राजा के करीब हुआ करते थे। राजा के करीब अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम अभी के समय के ले लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई सारे जो लोग होते हैं, कई सारे बच्चे होते हैं, वो एस्पायरेंट्स होते हैं, या फिर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। तो सरकार की जितनी भी वैकेंसीज होती हैं गवर्नमेंट जॉब की, उसमें वो जॉब करते हैं। तो हमारे जो राजा है एक प्रकार से सरकार समझो, और सरकार के अधीन कार्य करने वाले जो लोग हैं वो क्या है, उनकी साक्षरता दर ज्यादा होती है। तो आगे हम बात करेंगे साक्षरता क्या होता है, मतलब लिटरेसी रेट क्या था वहां पर, क्या लिटरेसी रेट कितना था, पढ़े लिखे कितने थे, कितने नॉलेजेबल थे। दक्षिण मेसोपोटामिया में मंदिर और राजा के बारे में बात करेंगे, पूर्वी जीवन के बारे में बात करेंगे, पशुचारक और क्षेत्र व्यापारिक नगर के बारे में हम क्या करेंगे, ये सब डिस्कस करेंगे। तो हमारे क्या है, ये मुख्य बिंदु है। क्या है? मुख्य बिंदु है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे चैप्टर में जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है, मेसोपोटामिया का है। हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो किसका है, मेसोपोटामिया का है। तो मेसोपोटामिया जो हम बात करेंगे क्या है कि दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जैसे हम बात करें तो यूनानी भाषा में दो शब्द जो है, एक तो मेसोस हो गया, मध्य। मेसोस का मतलब होता है मध्य, किसी चीज के बीच में होना। वहीं पे पोटामस का मतलब होता है नदी। तो यहाँ पे आपको समझना है कि मेसोपोटामिया जो है दो नदियों के बीच में स्थित एक जगह है। क्या है? दो नदियों के बीच में एक स्थित जगह है जिसको हम मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले स्टार्टिंग बेस में हम बात करेंगे, हमारे को सभ्यता तो काफी ज्यादा मिलती है, लेकिन सबसे पहले जो हमारी सभ्यता थी जहां पे शहरीकरण का बहुत ज्यादा विकास हुआ, वो हमारी कौन सी थी? मेसोपोटामिया की जगह थी। अब ये कहां पर स्थित है, कौन सी दो नदियां हैं जहां पे स्थित है? आपको गाइस याद रखना है, दो सबसे महत्वपूर्ण नदियां, दजला और फरात। कौन कौन सी? दजला और फरात आप बोल सकते हो। ये जो दो नदियां हैं इनके बीच में वर्तमान में अभी मेसोपोटामिया स्थित है, जो कि वर्तमान में कहां पर है? इराक में है। कहां पर है गाइस? इराक में है। ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता है। ये आपको याद रखना है। समकालीन सभ्यता का मतलब होता है किसी भी सभ्यता का समान काल में एक्सिस्टेंस होना।
मतलब अगर मान लो कि अगर मेसोपोटामिया थी तो हड़प्पा सभ्यता थी, तो दोनों का समान काल था, सेम टाइम पीरियड हम बात करें तो उसे समकालीन बोला जाता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं, इस सभ्यता में सबसे पहले जो भाषा थी, इस सभ्यता में सबसे पहले जो भाषा थी वो उपयोग की जाती थी सुमेरियन भाषा। कौन सी गई? सुमेरियन भाषा। उसके बाद में अकादी और उसके बाद में अरामाइक भाषा जो थी ये थोड़ी बहुत हिब्रू से मिलती जुलती थी। किससे? हिब्रू से मिलती जुलती थी। मतलब समय समय के आधार पर यहाँ पे भाषाओं का भी क्या हुआ भाई, बदलाव होता हुआ चला गया। भाषा फलती फूलती रही, मतलब यहाँ पे मोस्ट ऑफ ऑल जो अरामाइक भाषा है वो ज्यादा फली फूली थी। और आज भी इराक में ये कई जगह अगर हम बात करें बहस में उपयोग की जाती है, या फिर आप बोल सकते हो कि इराक में भी काफी जगह इस लैंग्वेज को उपयोग किया जाता है, बोला जाता है। आगे हमारा मेसोपोटामिया सभ्यता की भौगोलिक स्थिति क्या थी, मतलब वहां पे अगर लोग रहते थे, शहरीकरण के बारे में हम बात करें तो स्थिति किस प्रकार थी, लोग जीवन यापन किस प्रकार करते थे, क्या वहां पर जीवन यापन के लिए स्थिति अच्छी थी या फिर नहीं थी, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हमें पता है इराक भौगोलिक विविधता वाला देश है। भौगोलिक विविधता मतलब किसी एक ही प्रकार का भूगोल नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा। क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। मेसोपोटामिया में जैसे भेड़ बकरी या फिर जो स्टेप पर चढ़ती थी, यहाँ पे भेड़ बकरी स्टेपीज के मैदान थे, वहां पे आप बोल सकते हैं। स्टेपीज के मैदान किसे बोला गया है? स्टेपीज के मैदान उसे बोला गया है जो, जैसे हम बात करें ना, हम खेत वगैरह बोलते हैं या फिर जो गार्डन वगैरह होते हैं तो वहां पे घास वगैरह बहुत ज्यादा होती है, तो घास वाले मैदानों को क्या बोला गया है? स्टेपीज बोला गया है। याद रखना है, ठीक है। उत्तर पूर्वी मैदान और पहाड़ी ढलान में मांस, दूध और ऊन प्रचुर मात्रा में पैदा था, मतलब बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा थी। यहाँ पर क्या थी? उत्तर पूर्वी जो मैदान थे वहां पे पहाड़ी ढलान में, जो पहाड़ी ढलान थी वहां पे प्रचुर मात्रा में आपको मांस, दूध, ऊन प्रचुर मात्रा में मिलती थी। कैसे? कि कुछ यहाँ पे किसान हुआ करते थे और कुछ चरवाहे हुआ करते थे। तो जो चरवाहे हुआ करते थे उनके पास भेड़ बकरी बहुत ज्यादा होगी। जब भेड़ बकरी होगी तो वो क्या करेंगे भाई, वहां से वो दूध भी लेंगे, मांस भी लेंगे, और साथ ही साथ जैसे कि हमारे को पता है कि वो उनका जो मल होता है वो भी खेती के लिए कार्य उसमें आ जाता है ना, काम में आ जाता है। आगे बात करें इसका जो पूर्वोत्तर भाग है, पूर्वोत्तर भाग में क्या थे? हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान और पर्वत श्रृंखला है, और यह स्वच्छ झरने, जंगल, फूल और अच्छी फसल के लिए बहुत ज्यादा पर्याप्त वर्षा भी होती है। एक हम बात करें कि ये जो चरवाहे हुआ करते थे, जिनके पास भेड़ बकरी हुआ करती थी, दूसरी तरफ हमने बात की कि भाई पर्याप्त वर्षा होती है तो फसल भी होती है, तो यहाँ पे किसानी वाला क्षेत्र आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या थे कि भाई दोनों एक दूसरे से संपर्क बनाए रखते थे और कभी कभार बिगड़ भी जाती थी। कैसे संपर्क बनाए रखते थे कि इसमें क्या होता था कि जो यहाँ पे जो जिनके पास भेड़ बकरी है, मांस दूध इनके पास भी बहुत ज्यादा होगा ना, तो मल वगैरह भी होगा तो जो कि फसल में काम आएगा। तो क्या करते थे, ये जो चरवाहे हुआ करते थे किसानों से कुछ चीज लेते थे, और किसानों से किसान जो क्या करते थे उनके मल का उपयोग करते थे, जिसे हम खाद वगैरह जो है खाद बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, मांस लेना, दूध लेना। तो दोनों में ऐसे लेन देन हो जाया करता था। पूर्व में दजला की सहायक नदी जो है ईरान की पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का एक अच्छा साधन था। तो यहाँ पे जो नदियां हैं, अगर हम बात करें उस समय कोई कार वगैरह तो नहीं थी, बाइक नहीं थी, ट्रैक्टर नहीं था, या फिर हम बात करें कोई ट्रक नहीं था, ऐसी कोई भी चीज नहीं थी। तो आने जाने के लिए हम बात करें तो मेनली जो उपयोग किया जाता था वो किसका किया जाता था? नदियों का उपयोग किया जाता था। तो दजला जो है उसकी सहायक नदी थी ना, हमने बात की थी, दजला सहायक नदी है ईरान की। तो ईरान की पहाड़ी जो हुआ करती थी उस इलाकों में जाने के लिए इन नदियों का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई, उत्तर की ओर ऊंची भूमि है, भूमि जो है थोड़ी ऊपर की ओर आप बोल सकते हो, ठीक है, जहाँ पे स्टेपी घास के मैदान है। यहाँ पशुपालन लोगों को कृषि की तुलना से बेहतर आजीविका प्रदान करता था। इसके उत्तरी भाग को जो एसीरियाई थे उनका कब्जा हुआ करता था, जो कि कौन सा भाषा बोल सकते हो कि भाई इन्हें एसीरियाई बोला जाने लग गया। यहाँ पे एसीरियाई जो लोग थे उनको एसीरिया बोला गया। एक सिंपल सी बात में आप ये बोल सकते हो कि उत्तर की ओर ऊपर की ओर भूमि है, जहां पे भूमि होगी वहां पे घास के मैदान होंगे, जहां पे घास मैदान होंगे वहां पे चरवाहे भी हमारे को मिलेंगे। तो जो चरवाहे हैं, जैसे हम बात करें पशुपालन भी करेंगे लोग, यहाँ पे कृषि भी करेंगे, दोनों चीज यहाँ पे क्या होती थी, हो जाती थी। तो यहाँ पे अगर दोनों चीज है तो आजीविका भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, मतलब जीवन यापन करने के लिए उनको बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे जो उसका उत्तरी भाग था उसी क्षेत्र में हम बात करें तो यहाँ पे एसीरियाई जो लोग थे उनका कब्जा हो गया था, जिनको एसीरियाई बोला गया था। आगे हम बात करते हैं दक्षिण की ओर क्या है। दक्षिण की ओर रेगिस्तान है। क्या है गाइस? दक्षिण की ओर रेगिस्तान है। ये वही स्थान है जहां पर सबसे पहले नगर एवं लेखन प्रणाली का विकास हुआ था। अगर ये आपको पूछा जाए कि लेखन प्रणाली का मेसोपोटामिया में विकास कहां पर हुआ था, तो आपको याद रखना है कि दक्षिण का जो क्षेत्र था, जो कि रेगिस्तान का इलाका था, सबसे पहले वहीं पर लेखन प्रणाली का क्या हुआ था, विकास हुआ था। इसके शहरीकृत दक्षिण भाग को सुमेर और अक्काद कहा जाता था। मतलब यहाँ पे जो शहरीकरण था इसके जो दक्षिणी भाग था, ठीक है, उसको हम क्या बोलते थे, सुमेर और अक्काद के नाम से जाना जाता था। और बाद में इस भाग को
बेबीलोनिया कहा जाने लगा। दक्षिण का जो भाग था, आपको याद रखना है किस नाम से, सुमेर के नाम से जाना जाता था, बाद में बेबीलोनिया के नाम से जाना गया। इसी जगह पर फरात और ददरा नदी जो थी उपजाऊ मिट्टी लाकर उसको जमा कर देती थी। अब नदियों का काम भी यही होता है ना, जब वो बहती हैं तो मिट्टी भी साथ लेके जाती हैं, तो वो क्या करती थी, मिट्टी वहां पे रखेंगी तो जमीन जो है वो भी उपजाऊ हो जाएगी, वहां पे भी खेती करने योग्य हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाती थी। क्या थी, अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाती थी। यह धाराएं सिंचाई की लहरों का काम करती थी। अब फरात नदी अलग अलग धारों में बढ़ जाएगी और क्या है, जैसे हमने बात की कि मिट्टी भी लेके आएगी और पानी भी आ ही रहा है, तो भाई खेती भी इजिली हो जाएगी। अब जैसे ये जो लहरें थी भाई क्या करती थी, ये जो लहरें हुआ करती थी, ये सिंचाई का काम भी करती थी। इससे गेहूं, जौ, मटर, मैसूर, ये जो खेत वगैरह हुआ करते थे, इसमें खेती वगैरह भी हो जाती थी। कुछ ऐसे इसके कुछ प्रसिद्ध शहर है, याद रखना है। इसके कुछ क्या है, प्रसिद्ध शहर है। रेगिस्तान जैसे हम बात करें तो वो दक्षिण के क्षेत्र में थे। इसके कुछ प्रसिद्ध शहर जो कि शहरीकरण में हम जानते हैं, तो इसमें जैसे उरुक हो गया, उर, मारी, इसके काफी ज्यादा प्रसिद्ध नगर थे। इन नगरों का निर्माण लगभग 3000 साल पहले हो चुका था। लगभग 3,000 साल पहले इसका आप बोल सकते हो विकास हो चुका था। ठीक है, यहाँ जलमार्ग की एक अच्छी व्यापारिक व्यवस्था थी। अभी हमने बात की कि आने जाने के लिए जो ये इस्तेमाल करते थे, वो नदियों को इस्तेमाल करते थे, वो काफी अच्छी सुविधाजनक भी था। गाड़ियों को इस्तेमाल नहीं करना है, नाव वगैरह, नौका वगैरह हो गई, उन्हीं से क्या करते थे, आवाजाही करते थे। हाँ, तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे शहरीकरण के बारे में। अभी हमने बात की ना, और मारी और यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे, ये कुछ महत्वपूर्ण नगर हैं मेसोपोटामिया के। तो यहाँ पे नगरों में लोग बड़ी संख्या में नहीं रहते थे। अब क्यों नहीं रहते थे, क्योंकि नगरों का तो उस समय विकास हुआ था ना। लोग कहाँ पर रहेंगे, लोग जो रहेंगे वो रहेंगे कहाँ पर, गाँव में। क्योंकि गाँव में क्यों रहेंगे, रीजन है क्यों, क्योंकि वहां पर उनको खाने की संबंधित, पहले तो इतना भाई पैसा रुपया थोड़ी चलता था। पहले तो खाने की चीजें जो थी वही इकट्ठा करना बहुत हुआ करता था, वही उनकी अर्निंग हुआ करती थी और उसी से वो अपना जीवन यापन करते थे। तो लोग जो थे, जो नगरों में रहते थे, वो तो सिर्फ कमाई के लिए जाते थे ना। किसके लिए, कमाई के लिए जाते थे। उनको पैसा मिल रहा है तो वो क्या जा रहे हैं भाई, वहां पर जा रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। जो महंगी वस्तु हो गई उसका लेन देन हो गया। भाई बाकी चीजें भी तो लोग खरीदते हैं ना, जीवन यापन के अलावा भाई फैशन नाम की भी चीज होती है, या फिर दूसरी चीजें जो है वो भी लोग करते हैं। हाँ, क्योंकि लोग गांव में रहना ज्यादा पसंद करते थे, जबकि किसी स्थान पर खेती के अलावा आर्थिक गतिविधियां होने लग जाती थी, तब कस्बों का निर्माण होता था और यहाँ पे जनसंख्या घनत्व जो था बढ़ने लग जाता था। हम बात करें कि पहले लोग तो गांव में रहते थे, प्रेफर करते थे भाई चलो ठीक है, वहां पर उनको खाने की संबंधित जो भी चीजें हैं वो सारी मिल जाती थी। अब जब लोगों को शहरीकरण के बारे में पता चला, जहां पर विकास ज्यादा हो रहा है, तो लोग आके वहां पे बसने लग जाते थे। जहां पर वो बसने लगे उसको कस्बा बोला गया और वहां की जनसंख्या जो है धीरे धीरे बढ़ने लग गई। क्या होने लगे, बढ़ने लग गई। शहरों में व्यापार होता है, सिंपल सी बात है, उत्पादन होता है, सेवाएं भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, परंतु शहर के लोग आत्मनिर्भर नहीं थे। अभी हम बात करें कि अभी अभी हम जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें तो हम दिल्ली में रह रहे हैं भाई, तो दिल्ली में रहने के बाद तो हम क्या है कि हम दूसरों पर निर्भर हैं, आत्मनिर्भर तो नहीं है। कैसे नहीं है, हम क्या करते हैं, जैसे हम बात करें भाई, अगर हम बर्गर खा रहे हैं या फिर दूसरी चीजें खा रहे हैं, पिज्जा हो गया, ठीक है, जो भी चीजें आप ये सारी चीजें खाते हो, ये सारे तो हमारे को पता है कि भाई जो भी खेती वगैरह की जाती है, गेहूं हो गया, जौ हो गया, वीट हो गया, ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हो गई, वीट और गेहूं एक ही है, ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हो गई, उन्हीं चीजों से तो ये सारी चीजें बनती हैं। बर्गर, पिज्जा वगैरह जो भी हम बात करते हैं, या फिर जो हम सब्जियां खाते हैं, वो तो खेतों से आती है ना, वो तो गाँव से होती है मोस्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे शहरों के लोग जो है ज्यादा निर्भर नहीं थे अपने ऊपर, वो गाँव के ऊपर ज्यादा निर्भर हुआ करते थे। उन्हें नगरीय गांव के लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तु या फिर दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता था। अब जो गांव के लोग उन्हें देंगे उसी पर आश्रित होंगे, उसके अलावा तो और कुछ कर नहीं सकते हैं, उसी से अपना जीवन यापन जो है वो करेंगे। आगे माल की आवाजाही के बारे में बात करें तो माल की आवाजाही आपको याद रखनी है कि हमने बात की जहां शहर होंगे वहां पे माल की आवाजाही भी होगी गाइस, राइट। तो मेसोपोटामिया में खनिज संसाधनों का अभाव नहीं था। क्या था, मेसोपोटामिया में खनिज संसाधनों का अभाव नहीं था, बहुत ज्यादा थे आप बोल सकते हो ना। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरें, आभूषण बनाने के लिए पत्थर की कमी थी। क्या थी, पत्थर की कमी थी। जो ये अगर बात करें दक्षिण का इलाका ही है ना, जहाँ पे व्यापारिक गतिविधियां बहुत ज्यादा चलती थी। इनकी खजूर के पॉपुलर पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल गाड़ी बनाने के लिए एक अच्छी नहीं थी। मतलब हम बात करें, जैसे हम बात करें कि जैसे होता है ना, माल को ढोने के लिए जो होता था ना, तो वहां पे जो लकड़ी आती वो काफी अच्छी नहीं थी, या फिर वजन सहने लायक नहीं थी। उसकी हम बात करें, औजार, पात्र, गहने बनाने के लिए कोई धातु भी उपलब्ध नहीं थी। अब जो हम तुम्हारे पास आ रहे हैं भाई, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास औजार वगैरह हैं, या फिर दूसरे औजार बनाने के लिए कुछ हमारे को धारदार चाहिए, जैसे हमारे पास हथौड़ी है, छेनी हो गई, ठीक है, आरी हो गई, तो ये सारी चीजें हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पे ये सारी चीजें जो थी वो उपलब्ध नहीं थी, इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे खनिज संसाधन जो थे उनकी काफी ज्यादा बोल सकते हो कि अभाव था वहां पर।
इसलिए यहाँ के लोग लकड़ी, धातु, सोना, चांदी, तांबा, पत्थर आदि जो थे वो तुर्की, ईरान, जो खाड़ी के पार के जो देश थे वहां से क्या करते थे, आयात करते थे, क्योंकि ये सारी वस्तुएं वहां पर उपलब्ध नहीं थी। अगर हम बात करें, सॉरी, यहाँ पे क्या करते थे, मंगाते थे, और मंगाने के बाद जैसे हम बात करें कि ये जो बाहर के जो खाड़ी के पार के जो देश थे वहां से ये सारी चीजें आयात करते थे। और क्योंकि जो मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र था, जो दक्षिण का क्षेत्र था, वहां पे ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं थी, इसके लिए वहां अपना कपड़ा और कृषि उत्पादन निर्यात निर्यात करते थे। अब जो महंगी चीजें जो थी अगर वो मंगा रहे हैं तो उनको देना भी तो पड़ेगा। तो उनको देने के लिए क्या था कि जैसे हमने बात की कि कपड़ा हो गया, ठीक है, या फिर कृषि उत्पादन जितनी भी संबंधित जो चीजें थी वो उनको दो और दूसरा सामान ले लो। यहाँ यह सब मंगवाने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, जलीय मार्ग का। किसका, जलीय मार्ग का सबसे अच्छा साधन था। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, जल की धारा तो चल ही रही है, नौका चलाई और आप वहां पे पहुंच गए। क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए जानवरों द्वारा माल को नहीं ले जाया सकता था। अभी हमने बात की कहीं पे पहाड़ी इलाके थे, तो पहाड़ी इलाकों पे तो हर जगह तो यहाँ पे खच्चर वगैरह, घोड़े वगैरह ये सब तो चल नहीं सकते हैं ना। तो क्या था कि ऐसी जगहों के लिए क्या था, नाव का उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पे हमारा जो पहला पार्ट है ये खत्म हो गया। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो हम कंटिन्यूसली लाते रहेंगे, ठीक है। जस्ट वी वांट योर सपोर्ट, आप सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही हम अपनी वीडियो लाते रहेंगे। तो आज के लिए समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मीट यू इन नेक्स्ट क्लास गाइस।